गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर यू आर नॉट विजिबल। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग सर। सर Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो सर। गुड मॉर्निंग Good सर। morning, नमस्ते सर। जय श्री कृष्ण सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को जा रही होगी। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज जा रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना? सर आई हैव गिवन यू बेस्ट। राहुल सर कहाँ हैं? कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं राहुल सर कहाँ हैं, आप कहाँ हो? ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि आना किसी और को चाहिए था, दिखना कोई और चाहिए था, आ गया कोई और, दिख गया कोई और। क्यों? आवाज किसी और की होनी चाहिए थी, आवाज किसी और की आ रही है। एक्चुअल में क्या है ना, किसी वजह से राहुल सर अगले 4-5 दिनों तक क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट 4 to 5 डेज के लिए राहुल सर क्लास नहीं ले पाएंगे किसी वजह से, तो अगले 4-5 दिनों तक आपकी क्लास मैं लूंगा, ठीक? आई होप मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही होगी, अच्छे से जा रही होगी, वीडियो भी दिख रही होगी। कोई भी इशू लगे तो मैसेज में आप टाइप कर देना। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, कुछ बच्चों को मालूम भी है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ भी रहे हैं कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं कुछ दिन क्लास लेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, तो सर क्लास क्यों नहीं ले पाएंगे अभी मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट सर से बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जब भी सर आएंगे तो खुद आपको बता देंगे, जब भी वो क्लास लेंगे तो खुद आपको बता देंगे कि किस वजह से
सर 2-4-5 दिन के लिए क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक, सर से मेरी बात हो गई है डिटेल में, अगले 4-5 दिनों तक मुझे क्लासेज लेनी है। तो सर ने कहाँ तक पढ़ाया है, क्या आपके सिलेबस में चल रहा है, ये सारी बातें मैं सर से कर चुका हूँ। सर से एक बार अच्छे से डिस्कशन हो चुका है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं सही हूँ तो सर से जो मेरी बात हुई थी ना, उसके हिसाब से आप लोगों का वनडे काइनेमेटिक्स चल रहा है, और काइनेमेटिक्स में भी ग्राफ वाला पोर्शन चल रहा है। ठीक है ना? हाँ सर, ग्राफ पे हैं, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि सर ग्राफ चल रहा है। ग्राफ हो गया है, लक्ष्य बेटा बोल रहा है कि ग्राफ हो गया है, ग्राफ कंप्लीट जस्ट होने वाला है बेटा। ठीक ना? सर से जो मेरी बात हुई थी, ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके अलावा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप, एरिया, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ चुके हो। उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी बाकी रह गई हैं, जो कि सर बस वो एक लेक्चर का बचा हुआ है। ठीक है ना? लास्ट में थोड़ा सा एक आध पॉइंट, 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं, जो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सर से हमारे जो डिस्कशन हुई है, उसके हिसाब से एक ऑप्शन तो मेरे पास ये था कि जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, पहले मैं उसको कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद आगे नया टॉपिक शुरू करूं। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आएगी ना कि आप वनडे काइनेमेटिक्स, उसके सारे कंसेप्ट, ग्राफ, ग्राफ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर आप पोस्ट में यार। ठीक, आप मैसेज करते जाओ बेटा, मैं मैसेज देख रहा हूँ, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो ना। कुछ बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं, बताऊंगा बेटा। ठीक ना? अभी मैं बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। देखो, अगर सर की हम बात करें ना, सर से जो मेरी बात हुई थी, ग्राफ से रिलेटेड 2-4 पॉइंट अभी बाकी रह गए हैं, तो एक लेक्चर में हो गया, हो जाएगा। अगर मैं उस चीज को बताऊंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सभी सर लोगों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक ही चीज को मेरा एक्सप्लेन करने का मेथड अलग होगा, सर का मेथड अलग होगा। तो मान लो मैं ग्राफ पढ़ाता भी हूँ रिमेनिंग पोर्शन, तो हो सकता है मैं किसी और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं, सर ने आपको किसी और तरीके से कुछ बता रखा हो, तो कोई दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कोई पॉइंट आपको कम समझ में आए, ये सब दिक्कत आपको ना हो। इस वजह से हम दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि नहीं, जो बचा हुआ पोर्शन एक क्लास का है, वो जब भी सर आएंगे तो कंप्लीट करा देंगे। मैं आपको अगले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, यानी काइनेमेटिक्स में जो नया टॉपिक है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जो नया टॉपिक काइनेमेटिक्स में शुरू होने वाला है वो है 2D मोशन। ठीक है, 1D मोशन आप पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2D मोशन स्टार्ट कर किया जाना है काइनेमेटिक्स में, तो मैं आज से 2D मोशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? कुछ बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम वेद प्रकाश है, वेद प्रकाश। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आप किस कॉलेज से हो, कहाँ से पढ़ाई किए हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं NIT इलाहाबाद से पढ़ाई किया हूँ। ठीक ना? NIT इलाहाबाद, आई होप आप लोग जानते होंगे। तो मेरा नाम वेद प्रकाश, NIT इलाहाबाद, MNNIT। ठीक ना? एक तो MNIT जयपुर का है, मैं जयपुर से नहीं, NIT इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, MNIT इलाहाबाद। ठीक है, अब आगे शुरुआत करना है काइनेमेटिक्स 2D की। तो 1D मोशन आप पढ़ चुके हो, 1D मोशन के बारे में बेसिक चीजें आपको पता है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोट्स में कितने पेज छोड़ दें ग्राफ के बचे हुए पोर्शन के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि सर कितने क्वेश्चन कराएंगे। फिर भी 3-4 पेज आप छोड़ देना। ठीक ना? 3-4 पेज छोड़ देना, उससे क्या होगा कि एक आध पेज एक्स्ट्रा छूट भी जाएगा, तो कोई बात नहीं, कम नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक ना? तो आप लोग कम से कम इसी सीक्वेंस में 2-3 पेज, 3-4 पेज छोड़ के फिर आगे से 2D जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसको आप लिखते जाना। ठीक सर, फोन नंबर, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, निश्चिंत रहो। जब तक मैं हूँ 4-5 दिन तक हमारी तरफ से कोशिश होगी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना? तो सारी चीजें मिल जाएंगी, नंबर भी मिल जाएगा, और आगे जो भी डिस्कशन होता होगा, सर से डिस्कशन के बारे में भी मेरी बात हुई है, सर ने क्या होमवर्क दिया है और कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है, ये बातें भी मुझे पता है। ठीक ना? लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा, डिस्कशन का काम उसके अगली क्लास से मैं करूंगा। ठीक है,
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पूरा 2D आप ही पढ़ाओगे? 4-5 दिनों में आई होप 2D का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, बहुत थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी। तो अगर कंप्लीट भी हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत रहेगा भी तो भी सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सर अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी अगर पढ़ा दूंगा उसके बाद सर आते हैं तो आगे से अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो जो भी चीजें रहेंगी तो अच्छे से ही होंगे। आप निश्चिंत रहो, किसी भी तरीके का इशू, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक ना, बस आप तो पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ते जाना। अब अगर मैं कुछ कॉमन चीजों की बात करूं, जैसे 1D मोशन है, ठीक है, 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। मैं थोड़ी पढ़ाई पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, एक चीज है कि आज मेरी पहली क्लास है, आप लोगों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि थोड़ा अपनी स्पीड स्लो रखूं, बोलना स्लो करूं, धीरे धीरे बोलूं, ताकि किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हालांकि ऐसा इशू आता नहीं है जल्दी। ठीक सर, स्क्रीन नहीं मिल रही, अभी मिलेगी बेटा। अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, आपको स्क्रीन मिल जाएगी। स्क्रीन अभी मैं शेयर नहीं किया हूँ, बस 2-4 बातें कर लूँ, फिर जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, हमें क्या करना है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा थोड़ी सी अपनी स्पीड कम रखूं 1-2 दिन तक, 1-2 क्लास तक, ताकि आप सिंक्रोनाइज हो जाओ। एक बार आप सिंक्रोनाइज हो जाओगे ना, तो उसके बाद अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा भी होती है तो भी कोई इशू नहीं आता। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, बोलने की स्टाइल क्या है, एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे, इससे सिंक्रोनाइज हो जाओगे मेरे पढ़ाने के तरीके से, तो बहुत आसान हो जाता है। वहाँ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी स्पीड अपनी स्लो रखूंगा। जैसे सर से आप इतने दिनों से पढ़ते हुए आए हो, तो अगर सर पढ़ाते जाएंगे तो आप सिंक्रोनाइज हो चुके हो। सर की स्पीड कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतने दिनों से पढ़े हो तो सिंक्रोनाइज हो चुके हो। सर की सारी स्टाइल आपको पता है। आज मेरी पहली क्लास है, 1-2 दिन तक मैं अपनी तरफ से खुद कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखूं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब सीधे आते हैं। सर कितने पेज छोड़ दें? 2-3 पेज या 3 से 4 पेज छोड़ देना बेटा, अगर एक आध पेज खाली भी रह जाता है, बच जाता है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सीधे आते हैं अपने पढ़ाई वाले मुद्दे पे। ठीक, और पढ़ाई में क्या शुरू करना है? 2D मोशन। अगर मैं 1D मोशन की बात करूं ना, तो 1D मोशन में आपको पता है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है तो उसी को 1D मोशन बोलते हैं। अब तक आप 1D मोशन पढ़ते ही आए हो, जो कुछ भी पढ़ा है आपने एक 1D मोशन के बारे में ही पढ़ा है। ठीक ना, यहाँ पे हमें पढ़ना है 2D मोशन के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है 1D मोशन। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं इसके बारे में, फिर उसके बाद उसके मैथ्स पे आएंगे। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो ना, उसको बोलेंगे 1D मोशन। अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा हो तो उसको बोलेंगे 2D मोशन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मान लो तुम सीधे चल रहे हो, ठीक है ना, एक सीधा रास्ता है, आप उस सीधे रास्ते पे एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तो 1D मोशन कहलाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एक सीधे रास्ते पे चलना कहलाएगा 1D मोशन, और वही आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहे हो घूमते हुए, या किसी कर्व पाथ पे चल रहे हो, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे या कर्व पाथ पे चलना 2D मोशन कहलाएगा। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, अभी बस स्क्रीन शेयर ही करने वाला हूँ, लाओ मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, एक मिनट बेटा। ठीक है, ठीक, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी कंप्लीट। चलो फिर से वापस आते हैं। 1D और 2D मोशन की बात हो रही थी। अगर आप सीधे रास्ते पे चल रहे हो
तो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है या 1D मोशन कहलाता है। अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहे हो या कर्व पाथ पे चल रहे हो तो 2D मोशन कहलाता है। और मान लो आप जादू जानते हो, हवा में उड़ने लग गए, पहले तो सीधे चल रहे थे, फिर कर्व पाथ पे चल रहे थे, अब पता चला जादू भी जानते हो, अब हवा में भी उड़ने लग गए। तो हवा में तो आप किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकते हो ना, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो ना तो वो कहलाएगा 3D मोशन। तो आई होप 1D 2D और 3D को एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको बात कुछ समझ में आई होगी। 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ, 2D मोशन कर्व पाथ पे चलना, 3D मोशन सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर में बर्ड का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, या किसी जादू की वजह से, जादू जानते हो, हवा में उड़ते हो, हैरी पॉटर भी देखा होगा, कुछ बच्चे नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो 3D मोशन हो जाएगा। ये तो एग्जाम्पल था। अब हमको उसको थोड़ा सा टेक्निकली मैथमेटिकली समझना है, ठीक ना। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर हम चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है 2D काइनेमेटिक्स या मोशन इन अ प्लेन, इसको बोलते हैं 2D काइनेमेटिक्स या मोशन इन अ प्लेन। सर स्क्रीन साइज इंक्रीज करो ना, वाइड एंगल मोड कर दो। हाँ बेटा कर दिया ना, वाइड एंगल पे कर दिया, ठीक है। आई होप अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। रचित ने बोला है कि सर स्क्रीन साइज इंक्रीज कर दो, वाइड एंगल मोड पे कर दो। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। सर जूम करो, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा बेटा, ये हो जाएगा, वो निश्चिंत रहो, सब दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब अच्छा दिख रहा होगा, जब मैं लिखना शुरू करूंगा ना सब सही हो जाएगा, ठीक है। पहले आप मेरी बात सुनते जाओ। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर 1D मोशन की हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम 1D मोशन की अगर बात करें ना तो 1D मोशन के बारे में आपको पता है। अगर मैं 1D मोशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 1D मोशन की, ठीक है, 1D मोशन, तो हमारे लिए 1D मोशन का जो मतलब है ना वो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लो कोई पार्टिकल है वो सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो 1D मोशन है। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, ये भी 1D मोशन है। कोई पार्टिकल सीधे ऐसे चल रहा है तो ये भी 1D मोशन है। कुल मिला जुला के एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलना 1D मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब इस मोशन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, जरा वो देखते हैं। आप एक्स वाई और जेड एक्सिस का नाम सुने होंगे। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाना चाहें तो आप एक्स एक्सिस अगर इधर हॉरिजॉन्टल बनाते हो, ये एक्स है, इन जनरल आप इस डायरेक्शन में बना देते हो वाई, ये वाई हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। कोई चाहे तो एक्स डायरेक्शन इधर बना दिया, ये एक्स हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर हो जाएगा वाई। एक्स और वाई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हों, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। आप एक्स और वाई डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आई होप ये बातें सबको पता भी होंगी, ठीक है ना। जैसे शुभम टंडन या बाकी बच्चे बोल रहे हैं हाँ सब परपेंडिकुलर होने चाहिए, डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, एंगल 90 होना चाहिए। आप लोगों के बातें पता है, 1D आप पढ़ चुके हो, सारी बातें आपको पता है, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन को एक्स वाई बोल सकते हो। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, या ये तीसरा स्ट्रेट लाइन पाथ, आप चाहो तो इस डायरेक्शन का नाम एक्स दे सकते हो। हमने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया। जब आप इसको एक्स एक्सिस नाम दोगे ना तो पार्टिकल इस रास्ते पे चलते हुए आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है
इसका मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर ये पार्टिकल x एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ना तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना तो उसका z चेंज होगा। अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है सीधे इस लाइन में, तो ना तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ना तो उसका z कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1D मोशन में ना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। 1D मतलब x, y और z तीन होते हैं, तीनों में से कोई एक चेंज होगा। अगर आप जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसका नाम x देते हो, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर उसका नाम y देते हो तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे हमने इस डायरेक्शन को नाम दे दिया y, इस डायरेक्शन में अगर आप नाम y दोगे, तो पार्टिकल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इधर चलता हुआ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में चलने का मतलब पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। आप इस डायरेक्शन को x भी बोल सकते हो, तो अगर इसको तुम x बोलोगे तो इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है x और y किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। किसी ने बोला नहीं सर, जो ये वाला स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, ये तीसरा वाला जो आपने बनाया है ये वाला, हम तो इसको x बोलेंगे। बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर इस लाइन को, इस डायरेक्शन को अगर आप x एक्सिस बोलोगे, तो फिर से पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y और z चेंज नहीं होंगे। तो कुल मिला जुला के 1D मोशन में पार्टिकल का x, y और z में तीनों में से कोई एक चेंज हो रहा होगा। ये तो है 1D मोशन, ठीक है। अब जरा बात करते हैं 2D मोशन की, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। 3D मोशन के बारे में तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हमें मेनली 2D मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। या इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो 1D मोशन में x, y और z में से कोई एक चेंज होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। 2D मोशन में से कोई दो चेंज होंगे, और 3D मोशन में तीनों चेंज होंगे। नाम के आधार पे भी याद रख सकते हो, नाम के बेसिस पे। 1D मोशन 1 का मतलब एक, तो x, y और z में से कोई एक चेंज होगा जब पार्टिकल मूव करेगा। तो 2D मोशन किसी कर्व पाथ में मोशन होगा तो कोई दो चेंज होंगे, x और y चेंज होगा तो z चेंज नहीं होगा, y और z चेंज होगा तो x सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और अगर x और z चेंज होंगे तो y चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये याद रखना है कि x और y में से और z में से कोई दो चेंज होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कर्व पाथ बनाते हैं। हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को नाम दे दिया x एक्सिस, इस डायरेक्शन को नाम दे दिया y एक्सिस, और पार्टिकल मान लो किसी कर्व पाथ पे ऐसे चल रहा है, इस रास्ते पे ऐसे चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी टाइम पे मान लो पार्टिकल पॉइंट ए पे था, और अगर ये पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x1। अब इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट ले लिया y1। ये बात आपको पता होगी, पॉइंट ए पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है। पार्टिकल ए से चलता हुआ मान लो पहुंच गया पॉइंट बी पे। अगर ये पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच गया तो बी पे इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2, और पॉइंट बी पे इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया y2। जब पार्टिकल ए से चल के बी तक जाएगा ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, x1 से x2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट y1 से y2 हो गया। यानी x भी चेंज हो रहा है x1 से x2, y भी चेंज हो रहा है y1 से y2। इसका मतलब पार्टिकल के x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और जब ऐसा हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। आई होप आप सभी बच्चों को 1D मोशन और 2D मोशन का मतलब समझ में आ गया।
3D मोशन के बारे में डिटेल में हमें नहीं जाना है, यहाँ पे उसको पढ़ना भी नहीं है, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं करूंगा। बस इतना आप जरूर याद रख सकते हो कि 3D मोशन में एक साथ एक्स, वाई और जेड तीनों चेंज हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये वाई और एक्स का, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये तो मोशन का ग्राफ है ना, पाथ का नहीं। नहीं बेटा, ये पाथ है, मैंने वाई और एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है ना। वाई और एक्स का जो ग्राफ होता है वो पाथ होता है, ठीक है। वो आएगा आगे। इस रास्ते पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा था हमने एक्स और वाई अलग से डिसाइड कर लिया। कुल मिला जुला के आई हो आप सभी बच्चों को 1D और 2D मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसे समझने के बाद अब आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पे। ध्यान से समझना, एक बार आप इसको समझ लोगे ना तो पूरे चैप्टर में यही करना है, इक्वेशन यूज करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर से इस डायरेक्शन को नाम दे दिया एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को नाम दे दिया वाई एक्सिस। कोई भी पार्टिकल का एक पाथ ले लो, मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे ऐसे चलता हुआ जा रहा था, कोई भी हमने एक कर्व पाथ ले लिया, पार्टिकल इस रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था और किसी टाइम टी पे हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है ना वो पॉइंट पी पे है, ठीक है। हमने क्या किया, वाई और एक्स एक्सिस डिसाइड किया, पार्टिकल को मान लिया कि इस कर्व पाथ पे चलता हुआ जा रहा है। कर्व पाथ का मतलब 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन। जैसे प्लेन सरफेस पे आप चल रहे हो, एक प्लेन रोड है उस पे चल रहे हो, तो बस आप रोड पे टेढ़ा मेढ़ा चलोगे, कर्व पाथ पे चलोगे तो आप एक प्लेन सरफेस पे चल रहे हो, उसको बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन। और अगर हवा में उड़ने लगे भी, हवा में भी उड़ने लगे तो 3D मोशन हो जाएगा। तभी हम 2D मोशन की बात करेंगे, मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे। कर्व पाथ में यहाँ पे पार्टिकल चल रहा है, अगर ये पार्टिकल इस कर्व पाथ पे चलेगा तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो गए, पहले ही मैं समझा चुका हूँ। हमने क्या माना, किसी टाइम टी पे, ठीक है, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल पॉइंट पी पे है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ले लिया और वाई कोऑर्डिनेट ले लिया वाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, हो जाएगा बेटा, निश्चिंत रहो, स्पीड मेरी अपने आप बढ़ जाएगी। बस आज पहली क्लास है तो एक दो क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ी सी स्लो रखने की, मैं जानबूझ के स्पीड थोड़ा सा स्लो रखा हूँ ताकि किसी भी वजह से आपको दिक्कत ना हो, आप निश्चिंत रहो, ना तो सिलेबस पीछे होगा ना तो आपका कुछ छूटेगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। एक दो दिन तक थोड़ा पेशेंस रख के सुनना, ठीक है। पॉइंट पी पे पार्टिकल था, टाइम टी पे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है ना। अगर कोई टाइम टी पे तुम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहो ना, पोजीशन वेक्टर लिखना आई होप सबको आता होगा, सभी बच्चों को पोजीशन वेक्टर लिखना आता होगा। पोजीशन वेक्टर होता है एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप प्लस होता है वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप। तो टंडन बेटे का मैसेज आया कि यस लिखना आता है, ऐसे सभी बच्चों को आता है लिखना क्योंकि ये तो शुरुआत में ही हो जाता है। किसी टाइम टी पे पार्टिकल अगर पॉइंट पी पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो पोजीशन वेक्टर होगा एक्स इंटू वाई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, अगर तुमसे कोई पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाहे ना तो वेलोसिटी v इक्वल टू, आपको डेफिनेशन पता होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dr/dt। r को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी आ गई। मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। आप दो तरह की वेलोसिटी पढ़े होंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। यहाँ पे सब कुछ इंस्टेंटेनियस हो रहा है, यहाँ पे बातें इंस्टेंटेनियस की हो रही हैं, इसलिए dr/dt लिखा है, ठीक है ना। अब जरा r को डिफरेंशिएट करो बेटा, जब r को डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ पे x इंटू आई कैप है,
x इंटू आई कैप का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर y इंटू जे कैप का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है। तो x इंटू आई कैप का जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो आपको पता होगा आई कैप और जे कैप को कांस्टेंट माना जाता है। तो अगर यहाँ पे आई कैप कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को छोड़ देंगे, तो बचा x का डिफरेंशिएशन करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt। x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई dt हो गया, इनटू आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आई कैप कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आगे प्लस है तो प्लस रखेंगे, आगे है y इंटू जे कैप, फिर से जे कैप कांस्टेंट है, जे कैप को छोड़ देंगे तो बचा y, और y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dt, तो प्लस हो जाएगा dy बाई dt इंटू जे कैप। हमने r का डिफरेंशिएशन कर दिया, वेलोसिटी आ गई dx बाई dt इंटू आई कैप प्लस dy बाई dt इंटू जे कैप। अब आपको पता है कि जो dx बाई dt है ना, dx बाई dt का मतलब होता है वेलोसिटी का x कंपोनेंट। dx बाई dt कहलाता है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और dy बाई dt कहलाता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आई होप ये सभी बातें आपको पता होंगी। x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y के चेंज होने का रेट कहलाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो dx बाई dt को आप लिख सकते हो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx इंटू हो जाएगा i कैप, ठीक है। dx बाई dt हो जाएगा vx हो जाएगा इंटू आई कैप, आगे आएगा प्लस dy बाई dt, ये हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy, तो प्लस हो जाएगा vy इंटू जे कैप, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर स्क्रॉल अप कर दो, स्क्रॉल अप कर दूंगा बेटा, आप निश्चिंत होकर समझते जाओ, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सारा हैंडआउट आपको लास्ट में मैं प्रॉपर भेज दूंगा। अभी कोशिश करना समझने की, मेन अपना पर्पज वो है। हैंडआउट आपको मैं फाइनली सेंड कर दूंगा, जो भी लिख रहा हूँ सब कुछ लिखा हुआ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, कोशिश करो समझने की, ठीक। मेन वो जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखने का काम तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से भी हो जाएगा। देखो अगर वेलोसिटी की हम बात करें ना, तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई v इक्वल टू vx इंटू आई कैप प्लस हो गया vy इंटू जे कैप, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन लिखना आप जानते हो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने का बेसिक फार्मूला आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv बाई dt। एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dt, तान्या हाँ बेटा सही है, dv बाई dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया dv बाई dt। आपको वेलोसिटी मालूम है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता है vx आई कैप प्लस vy जे कैप, इसको भी डिफरेंशिएट करो, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें फिर से vx इंटू आई कैप का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर vy इंटू जे कैप का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट टर्म पे vx इंटू आई कैप पे, आई कैप फिर से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आई कैप को छोड़ दिया, बचा क्या vx, तो vx का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, वो हो जाएगा dvx बाई dt।
क्योंकि डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है। Vx का डिफरेंशिएशन हो गया dVx बाई dt इनटू करेंगे I कैप। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, बीच में प्लस है तो आगे हम लिखेंगे प्लस, वैसे ही जे कैप कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे और वी वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी टी। तो वी वाई का जो डिफरेंशिएशन हो गया उसको हमने लिख लिया डी वाई बाई डी टी इनटू कर दिया जे कैप। अब यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तन्मय सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा ना? नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई हुआ है ना। अगर कांस्टेंट प्लस रहता, मान लो हम क्या करते कि इसी में इसके आगे प्लस करके 5 लिख देते, वेलोसिटी के इक्वेशन में आगे प्लस 5 लिख देते तो इस 5 का डिफरेंशिएशन जीरो होता। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हो उसको, उसका डिफरेंशिएशन हम जीरो नहीं लिखते, उसको मल्टीप्लाई में किनारे कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो वी वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। अब फिर से वापस आ जाओ, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी टी है, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट आएगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, कुछ बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो अलग चीज है। अभी मैं टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर ये एक्स वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, ये जो dvx बाई dt है ना, ये वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन है। तो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा, तो इसको लिख सकते हो ax इंटू आई कैप, ठीक है। देवल सिंह सर ज्यादा स्लो हो रहा है। हाँ बेटा मुझे पता है, स्लो मैं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, सारे बच्चों को देखना है ना, वो तो मैंने पहले ही बोला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब सीखने को मिलेगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, निश्चिंत रहो। पहली क्लास इस वजह से मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो रख रहा हूँ, ठीक है ना। हमें तो सीखना है ना, सीखते जाओ। आज समझ में ना आए तो बोलना, हमें तो बस समझना है, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, लेकिन निश्चिंत रहो, एक आध क्लास के बाद। dvx बाई dt एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो ax इंटू आई कैप हो गया, प्लस dvy बाई dt का मतलब हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इनटू हो जाएगा जे कैप। कुल मिला जुला के अगर आप पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करो ना, तो एक्सेलरेशन आ गया ax इंटू आई कैप प्लस हो गया ay इंटू जे कैप। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ax इंटू आई कैप प्लस हो जाएगा ay इंटू जे कैप। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गए। अब जरा अलग से एनालिसिस करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तरफ हमने लिख लिया एक्स एक्सिस को, एक तरफ हमने लिख लिया वाई एक्सिस को, ठीक है। जरा एक्स डायरेक्शन की बात अलग करते हैं, वाई डायरेक्शन की बात अलग करते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट की बात अलग करते हैं और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट की बात अलग करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्स और वाई एक्स कंपोनेंट की बात अलग करेंगे और वाई कंपोनेंट की बात अलग करेंगे। जैसे ऊपर जो अभी हमने देखा है ना, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, vx, और vx की वैल्यू है dx बाई dt। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx है और इसकी वैल्यू है dx बाई dt।
ठीक है। वैसे ही y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy है और उसकी वैल्यू है dy बाई डी टी। तो अलग से अगर आप लिखोगे ना तो यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx इक्वल टू ये हो जाएगा dx बाई डी टी। vx हो गया dx बाई डी टी। वैसे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ना vy, इसकी वैल्यू है dy बाई डी टी। तो vx हो गया dx बाई डी टी, vy हो गया dy बाई डी टी। ठीक, ये तो वेलोसिटी हो गई। अब सेम काम जरा एक्सेलरेशन के साथ करते हैं। एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट ax है, इसकी वैल्यू है dvx बाई डी टी। और वैसे ही एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट ay है, इसकी वैल्यू है dvy बाई डी टी। ठीक है ना। एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट की वैल्यू dvx बाई डी टी और y कंपोनेंट ay हो जाएगा dvy बाई डी टी। जरा इसको नीचे लिखते हैं। ax हो गया dvx बाई डी टी और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो गया ay इक्वल टू dvy बाई डी टी। ठीक है। तो vx हो गया dx बाई डी टी, ax हो गया dvx बाई डी टी, vy हो गया dy बाई डी टी और ay हो गया dvy बाई डी टी। अब जरा x और y को अलग अलग ध्यान से समझना, देखना। अगर तुम x डायरेक्शन की बात करते हो, चाहे वो vx हो या ax हो, अगर ये vx है ना तो ये dx बाई डी टी है, और अगर ये ax है ना तो ये dvx बाई डी टी है। कहीं भी y का कोई टर्म नहीं है। अगर आप x डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात करो, पोजीशन तो वैसे ही x ही होगा, y तो होगा नहीं। x एक्सिस की डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो x होगा, वेलोसिटी है dx बाई डी टी, एक्सेलरेशन है dvx बाई डी टी। कहीं भी y का कोई टर्म नहीं है। ठीक है। x डायरेक्शन में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कहीं भी y का टर्म नहीं है। इसका मतलब x डायरेक्शन की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का y से कोई लेना देना नहीं है। x डायरेक्शन की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का y से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब जरा आते हैं y एक्सिस पे। अगर y एक्सिस की डायरेक्शन में बात करो, इसमें जो पोजीशन होगा वो तो y होगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो है dy बाई डी टी और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है dvy बाई डी टी। यानी y डायरेक्शन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका x से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट या पोजीशन इन y डायरेक्शन कहीं भी x है ही नहीं। x का कोई टर्म है ही नहीं। यानी अगर आप y एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन की बात करोगे, इसमें कहीं x का है ही नहीं, यानी इसका x से कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर x डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करो तो y का कोई टर्म नहीं है, यानी इसका y से कोई लेना देना नहीं है। y डायरेक्शन की मोशन को कंसीडर करो तो इसमें x का कोई टर्म नहीं है, यानी इसका x से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोला जाता है कि x डायरेक्शन की मोशन y के इंडिपेंडेंट है। x डायरेक्शन ऑफ मोशन का y से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हुआ बच्चे कि x डायरेक्शन जो मोशन है ना वो y से इंडिपेंडेंट है। सेम तरीके से अगर आप y एक्सिस की मोशन की बात करो तो x से कोई लेना देना नहीं है, यानी y डायरेक्शन की मोशन x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी x और y डायरेक्शन की जो मोशन है ना वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं।
एक्स और वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एक्स का वाई से कोई लेना देना नहीं, वाई का एक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है, ठीक है, इसका फायदा ये है कि अगर आप 2D मोशन की एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप 2D मोशन की एनालिसिस कर रहे हो तो उस 2D मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को अलग देखेंगे, वाई डायरेक्शन ऑफ मोशन को अलग देखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर 2D मोशन है तो जब 2D मोशन का क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहला काम उस मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी बस खत्म होने वाली है, उसके बाद तो बस इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक ना। तो एक बार क्वेश्चन शुरू होगा तो आप लोगों को ही सॉल्व करना होगा, बस थ्योरी खत्म होने वाली, पेशेंस रख के सुन लो थोड़ा सा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फास्ट फास्ट फास्ट, हो जाएगा फास्ट, निश्चिंत रहो। फिर कहोगे सर स्लो स्लो स्लो, ठीक ना। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक ना। देखो, अब जब भी हम 2D मोशन की बात करेंगे उसकी एनालिसिस के लिए सबसे पहले मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक्स में अलग वाई में अलग। फाइनल कंक्लूजन अब सुनना, एक्स डायरेक्शन की एनालिसिस अलग करेंगे, वाई की अलग करेंगे, और दोनों को बाद में कंबाइन करेंगे। और जब भी आप एक्स डायरेक्शन की मोशन की एनालिसिस कर रहे होंगे तो वाई को भूल जाओ कि वाई में कुछ हो भी रहा है, क्योंकि वाई से इंडिपेंडेंट है। और अगर आप वाई डायरेक्शन की मोशन की एनालिसिस कर रहे होगे तो एक्स को भूल जाओ, क्योंकि एक्स के इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई? तो इंडिपेंडेंटली हम इनको हैंडल करेंगे। अब एक्स डायरेक्शन में मोशन 1D मोशन है भाई, इसके पहले आप 1D मोशन ही तो पढ़े हो। अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा इसका मतलब 1D मोशन कर रहा होगा, अगर पार्टिकल सिर्फ वाई में मूव कर रहा होगा तो 1D मोशन कर रहा होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1D मोशन सॉल्व करेंगे एक्स में, दूसरा 1D मोशन सॉल्व करेंगे वाई में, और फाइनली दोनों को कंबाइन कर देंगे, फाइनली दोनों को कंबाइन कर देंगे। बात समझ आ गई? तो कहीं कहीं लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो 2D मोशन है ना वो दो 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है। 2D मोशन दो 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक 1D मोशन एक्स में हो रहा होगा, दूसरा 1D मोशन वाई में हो रहा होगा। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नीचे, जो 2D मोशन है ना, 2D मोशन, इसको बोला जाता है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2D motion is combination of two 1D motion. 2D motion is combination of two 1D motion along two mutually perpendicular directions. Along two mutually perpendicular directions. 2D motion को बोला जाता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन along two mutually perpendicular direction. फिर बात आती है कि इनमें कॉमन क्या है, तो ध्यान से देखो तो टाइम कॉमन है, क्योंकि dx by dt में नीचे dt टाइम है, dvx by dt में नीचे dt टाइम है, वैसे dy by dt में नीचे टाइम है, dv by dt में भी नीचे टाइम है। तो x और y आपस में इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, टाइम है। तो जो टाइम होता है t, जो टाइम t है ना, ये है कॉमन पैरामीटर इन बोथ डायरेक्शंस। जो टाइम t है ना, दिस इज द कॉमन पैरामीटर इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। और अगर ये बात हमको समझ में आ गई कि एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक्स डायरेक्शन की एनालिसिस अलग करेंगे 1D मोशन की तरह, वाई एक्सिस की एनालिसिस अलग करेंगे 1D मोशन की तरह, तो आज तक आप 1D मोशन में जो कुछ भी पढ़े हो वो सारे फार्मूले यूज होंगे यहाँ। आज तक आप जो कुछ भी पढ़े हो 1D मोशन में सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होंगे।
तान्या बेटा पूछ रही है कि अगर एक्सप्रेशन टाइम के फंक्शन में ना हो तो आएगा बेटा, निश्चिंत रहो, अभी शुरुआत है ना, बेसिक चीजें सीखते चलते हैं, वो भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो अगर 1D मोशन में जितने भी फार्मूले आप पढ़े हो, सभी फार्मूले को आप x में अलग यूज करोगे, y में अलग यूज करोगे, बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन करना तुम जानते हो, कंबाइन कैसे करेंगे, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, x मालूम है y मालूम है, तो आई कैप और जे कैप लगा के जोड़ दो, कंबाइन हो गया। अब थ्योरी लगभग खत्म है, क्वेश्चन ही करना है, कैसे करेंगे प्रोसेस सुनना। x डायरेक्शन में 1D मोशन के फॉर्मूले अलग यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से, y डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1D मोशन के फार्मूले अलग करेंगे, अलग यूज करेंगे, दोनों की एनालिसिस करेंगे, और फिर फाइनली दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। बस समझ में आ गई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमने एक पार्टिकल के मोशन को कंसीडर किया और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमने एक पार्टिकल के मोशन को कंसीडर किया और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन की एनालिसिस अलग, वाई की अलग। जैसे एक्स डायरेक्शन को अलग कंसीडर कर लिया और वाई डायरेक्शन को हमने क्या कर लिया, अलग कंसीडर कर लिया, ठीक है। और आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक बार यूज करेंगे वाई में, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, वो होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सबको याद भी होगा, सारे बच्चों को याद है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभिषेक यस, काफी बच्चों को याद है, जानवी यस, ठीक है, सारे बच्चों को याद होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको जब एक v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो v है ना, इस v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx, u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ux, और a का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ax। क्योंकि हम सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सिर्फ x डायरेक्शन का ही लेंगे। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन का होता है 1D मोशन में। तो अगर आप x डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, x डायरेक्शन का ही लेंगे, जिस डायरेक्शन का मोशन उसी डायरेक्शन का। सेम तरीके से अगर आप y एक्सिस की बात करते हो, तो y डायरेक्शन में भी आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर से यहाँ पे v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में, y में। किस डायरेक्शन में, y में, ये vy हो जाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, y में। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का। हाँ बेटा, ठीक है ना। उत्कर्ष बोल रहा है सर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम ऐसा काम करेंगे ना। हाँ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ऐसा काम करोगे। अगर वेरिएबल है तब तो vx dx by dt हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसे ही बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन होता है। जब इसको x, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये x डायरेक्शन के मोशन की बात हो रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे लगा दिया sx। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की होगी तो ux।
एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का होगा तो ax होगा। आप डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को x भी बोल सकते हो या डेल्टा x भी बोल सकते हो, ये बात आपको पता होगी। चाहे एस एक्स बोलो या डेल्टा एक्स बोलो, बात तो एक ही है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सेम काम सेकेंड इक्वेशन जरा यूज करते हैं वाई डायरेक्शन में। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई में यूज करोगे तो इसको हमने एस वाई लिख लिया, ये यू वाई हो गया, ये ए वाई हो गया। ठीक है, हाँ कहीं कहीं लोग वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा वाई भी लिखते हैं, तो सिंबल है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा वाई लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं लोग वाई भी लिख देंगे, एस वाई भी बोल देंगे, सिंबल तो हो सकता है चेंज। ठीक है ना, इन जनरल डेल्टा वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, डेल्टा एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। आई होप सेकेंड इक्वेशन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। जो थर्ड इक्वेशन है ये होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। x में यूज करोगे तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स हो जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी x में, फाइनल वेलोसिटी y में, एक्सेलरेशन ax x में, sx का मतलब डिस्प्लेसमेंट x में। सेम काम सेम तरीके से थर्ड इक्वेशन y में भी यूज कर सकते हो। ये होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, वैसे ही अगर y में यूज करोगे तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वाई इंटू एस वाई। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गई बच्चे? तन नयन यस यस, तान्या यस, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, चलो ये तो थी बेसिक थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, अब उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। रचित, रचित बेटा लिख रहा है सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, आया डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क का इशू होगा बेटा। ठीक है, तो नेट को सही करके रखना। वैसे भी अगर मैं कोशिश करूंगा आगे समझ में आ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी, थोड़ा बहुत अगर डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। ठीक, स्क्रीन पॉज, स्क्रीन रुक गई है क्या? एक मिनट में देखता हूँ बेटा। बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन रुक गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? अभी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट में चेक करता हूँ बेटा। स्क्रीन यहाँ पे पॉज हो गई है ना, फ्रीज हो गई है, देखते हैं, रुक जाओ। एक मिनट बेटा, चेक करो, मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन अभी सही नहीं हुई ना, मैं चेक करता हूँ। ठीक है ना, फिर से शुरुआत करता हूँ, रुक जाओ।
अभी हो जाएगा बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, बस मैं शुरू करता हूँ ना, ठीक है। आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। चेक करो बच्चे, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस, ठीक है। सभी लोग चेक करो, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी ना? दिख रही है सबको? हाँ, सही हो गया, ठीक है। यस सर, प्लीज स्क्रीन ब्लैक कर दो, ठीक है ना? सही हो गई हो बेटा। चलो, बीच में कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा या किसी वजह से फ्रीज हो गई थी। चलो, अब इतना तो हमको समझ में आ गया था कि एक्स डायरेक्शन की एनालिसिस अलग करेंगे, वाई डायरेक्शन की एनालिसिस अलग करेंगे, एक्स में जरूरत पड़ने पे इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिखेंगे, वाई में जरूरत पड़ने पे इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिखेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद इसके एक या दो पार्ट को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हाँ आपको ही ट्राई करना है। तान्या, हाँ बेटा मैं टाइम दूंगा, लेकिन पहले इसके एक या दो पार्ट को मुझे समझा लेना। तो पहला क्वेश्चन है, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है उस डायरेक्शन में एक बार मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद ट्राई करना। आगे सभी क्वेश्चन को पहले आपको ही ट्राई करना, मैं टाइम दूंगा, सबको सफिशिएंट टाइम दूंगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय u इक्वल टू 50 i कैप प्लस 40 j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Acceleration of the particle is constant and given by a equal to minus 10 I cap minus 5 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 50 I कैप प्लस 40 j कैप है, और उसका एक्सेलरेशन है माइनस 10 I कैप माइनस 5 j कैप। पूछा है देन फाइंड ux uy ax ay। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर लिख लें। ux क्या होगा, uy क्या होगा, ax क्या होगा, ay क्या होगा। राघव, ठीक है, सही है आंसर बेटा। गर्वित, जानवी, तान्या, सभी बच्चों का सही है, ठीक ना? आंसर सबका सही है, सब समझते हो। आर्यन, अभिषेक, तपीस, सारे बच्चों के आंसर सही हैं, ठीक ना? मैं भी यहाँ बता देता हूँ तुमको, क्योंकि कोई बहुत टफ चीज नहीं है, शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक चीज है। देखो यहाँ पे u में 50 आई कैप, ये आई कैप के साथ वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, आई कैप के साथ वेलोसिटी का x कंपोनेंट, j कैप के साथ वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, u दे रखा है 50 आई कैप प्लस 40 j कैप, ये u है। u को लिखते हैं ux इंटू आई कैप, आई कैप के साथ वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो ux हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ux और uy आ गए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आई कैप के साथ वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है, j कैप के साथ वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है। तो ux आ गया 50, uy आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब सेम काम करते हैं एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन जो है ना वो दे रखा है a इक्वल टू माइनस 10 आई कैप माइनस 5 j कैप, माइनस 10 आई कैप माइनस 5 j कैप। तो जो वेलोसिटी का यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ax, ये कितना होगा, माइनस 10 होगा। आई कैप के साथ माइनस 10 है तो माइनस 10, जे कैप के साथ माइनस 5 है, तो एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है ना ay, ये हो जाएगा माइनस 5। ux आ गया, uy, राघव पूरे आंसर भी आ गए काफी बच्चों के, ठीक है। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैं तुमको टाइम देता हूँ, ux uy ax ay सब बता दिया, 2 मिनट का टाइम है। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, सभी बच्चे अपना अपना आंसर निकाल लेंगे। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है बेटा, ठीक ना? सभी लोग सॉल्व कर लो। शाश्वत 30 आई कैप 30 जे कैप, टंडन 30 आई 30 जे,
मौलिक। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आदित्य सभी पार्ट्स कर लिए, बहुत अच्छे बेटा। तपेश, सर्पित, पीयूष 30 आई कैप 30 जे कैप, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सब बच्चों ने सॉल्व कर लिए हैं, आंसर सही है। मैं भी बताता हूं। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पहले वो समझो। अब हमें निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग निकाल लो, y कंपोनेंट अलग निकाल लो। वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग, y कंपोनेंट अलग, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। यहाँ पे हो जाएगा vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। अब यहाँ वैल्यू पुट करो। ux की वैल्यू कितनी है? ux की वैल्यू यहाँ से 50 और ax कितना है? -10। तो वैल्यू पुट करेंगे। ux की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस ax की वैल्यू -10, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया 30। ठीक है। सेम तरीके से वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालेंगे vy, ये हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है आप लिख चुके हो, uy की वैल्यू है 40, ay कितना है -5, ये दोनों वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो vy हो जाएगा 40 प्लस ay की वैल्यू -5 इंटू टाइम 2, 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आ गया। अब हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखनी है, तो दोनों को कंबाइन कर दो। वेक्टर लिखना आता है, x कंपोनेंट इंटू वाई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है 30, तो 30 इंटू वाई कैप प्लस y कंपोनेंट भी 30, तो प्लस हो जाएगा 30 इंटू जे कैप। ये होगा फाइनल आंसर। काफी बच्चों का सही भी है, ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम करेंगे थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट तो बहुत आसानी से आ जाएगा, t इक्वल टू 3 पे निकालना है। सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, सबका आंसर भी आ गया है काफी बच्चों के। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फिर से t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी पूछा है, जानबूझ के 2 पार्ट में पूछ लिया था प्रैक्टिस के लिए। तो फिर से vx इक्वल टू ux प्लस होगा ax इंटू टी, x डायरेक्शन में यूज कर लिया। ux कितना है 50 प्लस ax कितना है -10, टाइम कितना है 3 सेकेंड, कितना आ गया 50 माइनस 30 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये vx आ गया। वेलोसिटी का y कंपोनेंट फिर से vy, तो vy इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है, uy की वैल्यू तुम पहले लिख चुके हो, uy 40, uy कितना है 40, ay कितना -5, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस ay -5 इंटू 3, 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली अगर आप वेलोसिटी लिखोगे ना, तो v इक्वल टू 20 आई कैप प्लस y कंपोनेंट 25 इंटू जे कैप। काफी बच्चों के सही है, मानसी, प्रिया, यो सबके सही है। ठीक है ना? ये तो थर्ड पार्ट हो गया। इसका मतलब ये कि सारे बच्चों को आता है। वनडे काफी मेहनत से पढ़ाई करी है, सभी हमारे बच्चे वनडी मोशन के इक्वेशन लिखना जानते हैं। ठीक है, बस मैंने कुछ नया थोड़े पढ़ाया, मैंने यही तो बोला है कि x को अलग सॉल्व कर लो, y को अलग सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दो। और मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, ठीक ना? और पूरा टूडिया यही है, कुछ नया है ही नहीं, बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। x में अलग करो, y में अलग करो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब जरा आ जाओ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है फोर्थ पार्ट में। x में अलग निकालो, y में अलग निकालो।
x में अलग निकालो, y में अलग निकालो। तो x में मैंने क्या बोला था, डेल्टा x, या इसी को बोल सकते हो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू लिखो, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू हमने लिखा था, यू एक्स कितना है 50, ए एक्स कितना -10, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यू एक्स की वैल्यू है 50, टाइम कितना दिया है 2, प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स कितना है -10, टाइम कितना 2 का स्क्वायर, 100 माइनस 20 यानी ये आएगा 80 मीटर। ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया। काफी बच्चों के सही भी है, 80 आई कैप प्लस 70 जे कैप, शुभ, टंडन, ठीक है ना, हर्ष, तपेश, सबके आंसर सही है, ठीक है ना। सेम काम y डायरेक्शन में, डेल्टा y इक्वल टू ये हो जाएगा यू आई इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यू आई की वैल्यू कितनी है, यू आई की वैल्यू, यू आई कहाँ गया, यू आई की जो वैल्यू है 40 है, ए वाई कितना है -5, ठीक है। तो यू आई की वैल्यू 40, टाइम कितना 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए वाई कितना -5 इंटू टाइम कितना 2 का स्क्वायर, 80 माइनस 10 यानी ये हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ गया। अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है एस या इसको कहीं कहीं लोग डेल्टा आर भी लिखते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 है, 80 इंटू वाई कैप, वाई में कितना है 70, तो 70 इंटू जे कैप, तो आंसर होगा 80 इंटू वाई कैप प्लस 70 इंटू जे कैप मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। श्रेया, आदित्य, सब सारे बच्चों के सही हैं, ठीक है ना, सबके आंसर सही हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, सारी चीजें पता है सबको। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, सुनना मेरी फाइनल बात, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब आपको ही सॉल्व करना है। जब भी 2D मोशन की बात हो, ऑल करेक्ट जतिन, ऑल करेक्ट, काफी बच्चों के सब सही हैं, ठीक है ना। तो जब भी 2D मोशन की बात हो तो एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे, वाई में अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, यू एक्स अलग निकालो, यू वाई अलग निकालो, ए एक्स अलग निकालो, ए वाई अलग निकालो, फिर सबको कंबाइन कर दो आई कैप और जे कैप से, फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जो भी सॉल्व करना है उसके लिए बात समझ आ गई। तब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सब लोग तैयार हो गए होंगे, रेडी, तैयार हो गए सब लोग। अगला क्वेश्चन दूं, राघव, शुभम, सब बच्चे तैयार है मेरे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। इस डायग्राम में क्या है, जो पहला वाला डायग्राम है इसमें ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, t इक्वल टू 0 पे किसी पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो है 20√2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन भी लिखना है, हाँ ठीक है बेटा, मैं टाइम दे दूंगा, जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुन लो, लिखते भी जाओ साथ में, लेकिन समझते रहना, समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो मैं बाद में भेज ही दूंगा, ठीक है। पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगल x एक्सिस के साथ 45 है। उसके बगल में एक्सेलरेशन का डायग्राम बना हुआ है। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी x एक्सिस के साथ एंगल 45 है। डिफरेंस पता चल रहा होगा, वेलोसिटी ऊपर है x के, एक्सेलरेशन x के नीचे है। क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 with initial velocity 20√2 as shown in figure. Acceleration of the particle is shown in figure and is constant. Acceleration constant है, ध्यान रखना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यू एक्स यू आई, काफी बच्चों के आंसर भी आ गए, तान्या, शुभ, जानवी, दिव्य, नमन, ठीक है।
क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में ux बताओ, uy बताओ, ax से y बताओ। सेकेंड पार्ट में है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। थर्ड पार्ट में x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फोर्थ पार्ट में टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस x एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट। काफी बच्चों के ux uy ax ay कंपोनेंट लेना सारे बच्चों को आता है, इसका मतलब जय। ux uy ax ay तपेश, आगे भी आंसर आ गए। विवेक, परी, बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग आंसर निकालो। सेकेंड पार्ट का भी आंसर कुछ बच्चों का आ गया। या दृष्टि, नयन, ऑल्टन, नयन ने सारा कर लिया। सभी बच्चे मेरे कर लेंगे सभी। आर्यन, आदित्य, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी लोग करो। काफी बच्चों के आ गए ना। तन्मय सर आ गया, सारे पार्ट आ गए। मुदित, शिवम डन, अर्चिता, जानवी, अभिषेक, कपिल, सौरभ, बहुत अच्छे, ऑल कंप्लीटेड। ऋषभ, शिवांगी, सृष्टि, गर्वित, ऑल कंप्लीटेड। चंदन, ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑल कंप्लीटेड, ओम भी कर लिया, जितने भी कर लिया सबने कर लिया, ठीक है। आदित्य ने भी कर लिया। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब लिखना छोड़ देना, अब ध्यान से मेरी बात समझो। हालांकि सब कुछ आता है, बच्चों के सही भी हैं। पहले आता हूँ सोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में तो कंपोनेंट पूछा है, तो कंपोनेंट लेना हमारे बच्चे जानते हैं। इस डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया x, ये x है, और ये डायरेक्शन है y, ये y ले लिया। वेलोसिटी दे रखा है 20√2, एंगल है 45। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, ये दे रखा है 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये u है। ये एंगल है 45 डिग्री। तब इसका कंपोनेंट लो। एक्स कंपोनेंट, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है उधर cos थीटा आएगा, ये होगा 20√2 cos 45। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आएगा, ये हो जाएगा 20√2 sin 45। यू का कंपोनेंट ले लिया, अब यू को भूल जाओ। cos 45 आई होप सबको आता होगा, ये हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2, ये कितना हो गया 20। sin 45 भी 1/√2 होता है, ये हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2, ये भी बन गया 20। जो ये वाला कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट है, ये ux होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो u यूज करेंगे। ये वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट है, तो ये uy का काम करेगा। तो कुल मिला जुला के अगर तुमसे कोई पूछे ना कि ux की वैल्यू बताओ, तो ux कितना हो गया 20। फिर कोई पूछे कि uy बताओ, तो uy भी कितना हो गया 20। इस तरीके से ux और uy की वैल्यू आ गई। ये काफी बच्चों का सही था, लगभग सबका ही सही था, ठीक है ना। अब सेम काम करते हैं एक्सेलरेशन के साथ में। एक्सेलरेशन पे आ जाओ। एक्सेलरेशन दे रखा है 10√2। तब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करेंगे। एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे फिर से इस डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया x, ये डायरेक्शन है हमारे लिए y को थोड़ा डॉटेड लाइन से नीचे बढ़ा दिया। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन में दे रखा है 10√2, ये a है। ये वाला जो एंगल है ना, ये है 45 डिग्री, ठीक।
अब जरा इसका कंपोनेंट करो। कंपोनेंट करना आता है, जिस डायरेक्शन में एंगल उधर कॉस होगा, ये हो जाएगा 10√2 cos 45। ये आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा 10√2 sin 45। cos 45 1/√2 ये बन गया 10, sin 45 1/√2 ये भी बन गया 10। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ले लिया, तो इसको क्रॉस कर दो, हटा दो। अब यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट एक्स बताओ, तो जो ये वाला एक्स कंपोनेंट है ना, ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे होगा +10। वैसे अगर तुमसे कोई पूछे ना कि वाई कंपोनेंट बताओ, इसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, ये तुमको पता होगा, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव वाई में है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये होगा -10। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्स और वाई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, एक्स और वाई आ गए, तो ux हो गया, uy हो गया, ax हो गया, ay हो गया। अब आज तो सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी एट t = 3। इतना लिखने के बाद तो पुराना क्वेश्चन बन गया, कुछ है ही नहीं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, t = 3 पे वेलोसिटी बताओ, तो x कंपोनेंट अलग निकालेंगे, y कंपोनेंट अलग निकालेंगे। एक बार फर्स्ट इक्वेशन x डायरेक्शन में, एक बार y में, तो vx = ux प्लस हो जाएगा ax × t। ux की वैल्यू कितनी है 20, ax कितना 10, तो ux हो गया 20 प्लस ax की वैल्यू 10 इंटू टाइम हो गया 2, तो आंसर कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, t = 3 पे पूछा है ना, तो t की वैल्यू 2 ना रख करके 3 रखेंगे, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10 × 3, तो आंसर कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। सेम तरीके से वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो vy = हो जाएगा uy प्लस ay × t। फिर से uy की वैल्यू 20 है, प्लस ay कितना है -10, ay की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है -10, इंटू टाइम है 3, तो कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। दोनों को कंबाइन कर दो, तो v = x कंपोनेंट है 50, तो 50 i कैप, y कंपोनेंट -10, तो -10 × j कैप। ये आ गया फाइनल आंसर वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी हो गई। थर्ड पार्ट में क्या पूछा, फिर से वही काम, x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड। अब देखो जरा थर्ड पार्ट को समझना, हालांकि बच्चों के आंसर आ गए हैं, कोऑर्डिनेट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, कोऑर्डिनेट पूछा है। कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखो, थर्ड पार्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, Δx = ux × t प्लस हाफ ax × t का स्क्वायर। ठीक है, अतुल सर प्लीज शो क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख जाएगा बेटा, ठीक है ना, मैंने टाइम दे दिया था उस समय, फिर आगे मैं भेज दूंगा, तो पीडीएफ वहां से लिख लेना। पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार, सोल्यूशन समझ लो। Δx क्या होता है, ux × t प्लस हाफ ax × t का स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट लिखना तुमको आता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डेल्टा एक्स को लिखेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या x2 - x1 इक्वल टू ux × t प्लस हो जाएगा हाफ ax × t का स्क्वायर। सीधे मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहां से x इनिशियल को राइट में ले जाओ, x फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, x इनिशियल राइट में जाएगा तो x इनिशियल प्लस ux × t प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ax × t का स्क्वायर। ये समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब बार बार ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन लिखेंगे, ठीक ना। x फाइनल आ गया, x इनिशियल प्लस ux × t प्लस हाफ ax × t का स्क्वायर।
थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, लेट एक्स इनिशियल को हमने नाम दे दिया एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स फाइनल को हमने बोल दिया एक्स, यानी फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स इनिशियल को हमने नाम दे दिया एक्स नॉट, एक्स फाइनल को बोल दिया एक्स। ये दोनों वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जरा पुट करना, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में। यहाँ पे एक्स फाइनल की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स होगा, एक्स इनिशियल की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, एक्स फाइनल की जगह एक्स, एक्स इनिशियल की जगह एक्स नॉट, प्लस हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। और इस इक्वेशन के फॉर्म में अब हम इसको याद रखेंगे, यानी सीधे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, प्लस हो जाएगा हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे इस x का मतलब है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, ये है इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। यू एक्स और ए एक्स तो आपको पता है ही, ठीक है। एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर। बात समझ आ गई। वैसे ही अगर y में लिखना चाहो तो अब तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा। यहाँ पे हमने x इक्वल टू हो गया एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, उसी के बेसिस पे y जरा लिखना। अगर आप y की वैल्यू लिखोगे ना तो x की जगह क्या हो जाएगा y, एक्स नॉट की जगह y नॉट, तो y इक्वल टू y नॉट प्लस यू एक्स की जगह यू वाई, ए एक्स की जगह ए वाई, तो प्लस हो जाएगा यू वाई इंटू टी, प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। इसको एज ए रिजल्ट हम याद रखेंगे, इसीलिए मैंने अलग से इसको समझा दिया, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिखना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब सीधे कोऑर्डिनेट आएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं इसका डायरेक्ट यूज करूंगा, बार बार डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज नहीं करूंगा। बस समझ में आ गई। तो हमने डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोनों रिजल्ट हमें अच्छे से याद होने चाहिए। इसमें कोऑर्डिनेट एक्स नॉट इनिशियल एक्स है, एक्स का मतलब फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नॉट इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, और वाई क्या है, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कब, t इक्वल टू 3 पे, तब यहाँ वैल्यू पुट करो। सीधा सीधा हमारे लिए फार्मूला क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू एक्स नॉट कितना है 0, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, x नॉट की वैल्यू 0, तो 0 हो गया इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0, प्लस यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू कितना लिखे थे 20, ax कितना था 10 था, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यू एक्स की वैल्यू रखेंगे 20, टाइम कितना पूछा है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, तो 20 इंटू 3 प्लस हाफ, ax की वैल्यू कितनी है, ax कितना है 10, ax की वैल्यू हमने निकाली थी 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 माइनस 45, ये हो जाएगा 15 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 15 मीटर। सेम काम वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो y इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू 0 प्लस यू वाई की वैल्यू 20, टाइम हो गया 3 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अच्छा, x का 105 होगा ना, हाँ बेटा सही कर रहे हो, मैंने गलत लिख दिया था, याद रखना, ध्यान दिलाते रहना है, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ये वाला जो है ना, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे ना तो
तो 60 और 90 45 ये हो जाएगा 105 मीटर। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये हो जाएगा 60 माइनस 45 तो ये हो जाएगा 15 मीटर। x हो गया 105 मीटर। कोऑर्डिनेट आ गए। हाँ, तुम चाहो तो पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो, या कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो x और y के टर्म्स में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट। x कितना हो गया 105, y कितना हो गया 15। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। क्या बज गया, 11:30 हो गया क्या? 11:40 से क्लास है कपिल गोयल। बच्चे बोल रहे हैं कि 11:40 से क्लास है सर। कोई बात नहीं, इसको मैं होमवर्क के रूप में दे दूंगा। फोर्थ पार्ट सभी बच्चों के लिए होमवर्क होगा, कल इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग फोर्थ पार्ट को अटेम्प्ट करके आएंगे। इसके आगे भी एक दो क्वेश्चन और है, मैं सभी को दे देता हूँ। मैं हैंडआउट में भेज दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन सामने दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, हैंडआउट के साथ ये क्वेश्चन रहेगा, आप सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करके आना, कल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है तुम्हारे सामने, मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटेल में, आप लोग इसको सॉल्व करके आना। इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी एंगल पे दे दिया, ये बात पता है तुमको कि एक्स और वाई किसी डायरेक्शन में हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस इतना सा। तो इसमें u दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, तो यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई पूछा है। फिर पूछा है टाइम टी व्हेन पार्टिकल क्रॉसेज एक्स एक्सिस। इसको अटेम्प्ट करके आप लोग आना, कल मैं डिस्कस कर दूंगा। एक क्वेश्चन और है, इसमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको भी आप अटेम्प्ट कर लेना, मैं हैंडआउट में भेज दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सीट होमवर्क। होमवर्क बेटा मैं अगली क्लास से देना शुरू करूंगा, आज पहली क्लास थी ना। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास, अब कल तो क्लास है नहीं, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक में होगी। तो जब भी क्लास होगी, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास है, अगले वीक में होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एक क्वेश्चन ये है, ट्राई करके आना तीनों को, अगली क्लास में देखें कितने बच्चों का सही होता है, फिर उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक ना, ओके बेटा, बाय, गुड डे आप सभी लोगों को। अब आप लोग अगली क्लास करेंगे, मैं ये क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक ना, ठीक, इसका हैंडआउट मैं बाद में भेज दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, ओके बाय। सर कब तक खत्म होगा 2D? तब ये सभी तो शुरुआत हुई है बेटा। ठीक ना, हालांकि ये भी जान लो कि इसके अलावा कुछ है भी नहीं, पूरा बेसिक बता दिया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो कोशिश करेंगे 4-5 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका हैंडआउट बाद में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक ना, मीटिंग में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो हैंडआउट है ना बाद में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, ठीक बेटा, मीटिंग मीटिंग खत्म किया जाए। मीटिंग खत्म किया जाए बच्चे। चलो मैं मीटिंग खत्म करता हूँ बेटा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक, कोई अलग से होमवर्क नहीं है आदित्य। ठीक है, अब जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं उसमें उसको मैं भेज दूंगा, उसको आप कर लेना। ठीक है, और जो भी सीट और रेस के होमवर्क हैं वो होमवर्क मैं अगली क्लास से देना शुरू करूंगा। कुछ होमवर्क रह भी गए थे तो जो सर ने दिए थे डिस्कस करने के लिए, तो उसको भी मैं उसके साथ में ही डिस्कस करूंगा। ठीक ना, ठीक है बेटा, चलो स्क्रीन शेयर करना मैं बंद कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ठीक ना।